जब से इंसानों और डामिस प्रजाति के लोगों के बीच युद्ध चल रहा था, तब से हर इंसान को यह हिदायत दी गई थी कि उन्हें अपने जीवन के 2 साल मिलिट्री स्कूल में गुजारने होंगे। भले ही आज की तारीख में इंसान और डामिस दोनों ही इस शांतिपूर्ण माहौल में साथ में रह रहे हों, पर किसी को नहीं पता है कि ये शांति का माहौल और कितने दिन चलेगा। डामिस लोग भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं थे, इसलिए सरकार ने मिलिट्री स्कूल की अनिवार्यता को आज तक बरकरार रखा था। डामिस प्रजाति के लोगों की सत्ता की भूख और अपने से निचले तबके के प्राणियों को तुच्छ समझना उन्हें शक के कटघरे में खड़ा करता था। दूसरे प्राणियों को अपना गुलाम बनाकर रखना ये उनकी पुरानी आदत थी और इंसान इस बात से अच्छे से वाकिफ थे और इसे नजरअंदाज करने की गलती नहीं कर सकते थे। आए दिन कोई न कोई जाति के लोग किसी दूसरी जाति के लोगों से दुश्मनी मोल ले लेते थे। उन्हें किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें तो बस झगड़ा करने का कोई बहाना चाहिए होता था। इसलिए आम जनता को अब अंदेशा होने लगा था कि आने वाले समय में कोई बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है। सार्थक को इतना ज्यादा पानी एक साथ पीने की आदत नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पेट अब फट जाएगा। उसे बहुत जोर से पेशाब आने लगती है। कैप्टन के साथ जाने से पहले वो भागकर बाथरूम की तरफ जाता है। बाथरूम से निकलकर जब सार्थक घर के बाहर कदम रखता है तो उसके साथ कुछ अजीब सा होता है। उसकी आंखों के सामने एक नया नोटिफिकेशन उत्पन्न होता है जिस पर लिखा होता है, सूर्य की किरण तुम्हारे शरीर पर सीधी पड़ रही है। तुम सूर्य की किरण से आहत हो रहे हो। सूर्य की किरणों में रहने पर तुम्हारे सारे स्टैट्स आधे हो जाएंगे। अचानक ही सार्थक का शरीर सुस्त होने लगता है और उसे बहुत थकान महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है मानो वो कोई लंबी दौड़ लगाकर आया हो। उसकी सांस भारी हो जाती है, हाथ पांव फूलने लगते हैं। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। सार्थक को इस थकान को मिटाने का कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था। सार्थक इस पूरे हालात का मुआयना कर ही रहा था कि उसे किसी के करीब आने का एहसास होता है। तभी वो नजरें ऊपर उठाकर देखता है तो पाता है कि कैप्टन उसे घूर रहा है, क्योंकि सार्थक घर से निकलते ही फिर बीच में रुक गया और समय बर्बाद कर रहा था। कैप्टन अकड़ते हुए सार्थक से पूछता है, तुम ठीक हो लड़के? कैप्टन को सार्थक पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो कहीं मिलिट्री स्कूल के नाम से भाग न जाए। ऐसा हर साल कोई ना कोई मिलता है जो मिलिट्री स्कूल जाने के नाम से कतराता है, भागने की कोशिश करता है और फिर फौजियों को उन बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए दूसरे हथकंडे आजमाने पड़ते थे। हालांकि सार्थक को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और न ही उसका अपनी जिम्मेदारियों से भागने का कोई इरादा लग रहा था। वो तो बस उसकी आंखों के सामने नाचती स्क्रीन में ही खोया हुआ था, जिसमें उसे अपने स्टैट्स कम होते नजर आ रहे थे। सिर्फ स्टैट्स ही नहीं, उसका एचपी भी बुरी तरह से गिरा हुआ दिख रहा था। एचपी 5 आउट ऑफ 5, बल 5 आउट ऑफ 5, क्षमता 5 आउट ऑफ 5, फुर्ती 5 आउट ऑफ 5। नहीं, ये तो गलत है। सार्थक गुस्से में जोर से चिल्लाना चाहता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो अभी अकेला नहीं है। सार्थक गुप्ता! कैप्टन कड़क आवाज में उसे फिर से आवाज लगाता है, लेकिन सार्थक का ध्यान अभी भी उसी स्क्रीन पर टिका हुआ था, जहां एक और नया नोटिफिकेशन आता है। तुम्हें एक और दैनिक चुनौती मिलती है। दैनिक चुनौती, 8 घंटे तक सूर्य की रोशनी से दूर रहें। इनाम 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। जैसे ही सार्थक नई चुनौती के बारे में देखता है, उसका मूड ठीक हो जाता है और चेहरा उत्साह से खिल उठता है, क्योंकि ये चुनौती पिछली वाली की तरह मुश्किल नहीं थी, जिसमें उसे 2 लीटर पानी पीना था। सार्थक के लिए धूप से दूर रहना बहुत आसान काम था। वो 8 घंटे सोकर भी इस चुनौती को पूरा कर सकता था। सार्थक के दिमाग के घोड़े और तेजी से दौड़ने लगते हैं और वो सोचता है कि यदि ये स्क्रीन वाला पूरा सिस्टम सही है और अगर ये उसी तरह काम करता है जैसा कि वीडियो गेम्स में होता था, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सार्थक के
100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे, तब वो एक और पड़ाव ऊपर चढ़ जाएगा और उसके सारे स्टैट्स भी बढ़ जाएंगे। इस लिहाज से जितनी ज्यादा दैनिक चुनौतियां, उतना सार्थक के लिए अच्छा होगा। ए लड़के, इतना धीरे क्यों चल रहा है? फुर्ती दिखा। मिलिट्री स्कूल में इतने धीमे लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैप्टन अरविंद सार्थक पर चिढ़कर उसे चिल्लाते हुए कहता है, ताकि सार्थक अपने ख्यालों से बाहर निकले। चलते चलते सार्थक एक बड़े से पार्किंग लॉट में पहुंचता है, जहां पार्किंग लॉट के बीचों बीच में एक लंबी सी बस खड़ी हुई थी। थोड़े आगे जाने पर सार्थक पीछे मुड़कर कैप्टन अरविंद को देखता है तो पाता है कि कैप्टन अरविंद उसे फिर से घूर रहा है। जब सार्थक उस बस में चढ़ता है, तब उसे दिखता है कि वो बस पूरी भरी हुई है और इस बस में सभी बच्चे उसी की उम्र के समान हैं। सार्थक सबकी शक्लें ठीक से देखता है तो पता चलता है कि वो इनमें से किसी को भी नहीं जानता है। इसका एक ही मतलब था कि ये सब अलग अलग स्कूल से आए थे। अब सार्थक थोड़ी राहत महसूस करता है, क्योंकि इन नए बच्चों में से कोई उसे पहचानता नहीं था, तो ना ही कोई उसका मजाक बनाएगा और ना ही कोई उससे झगड़ा करेगा। अब जब यहां कोई किसी को पहचानता ही नहीं है, तो ये सबसे अच्छा मौका है नए दोस्त बनाने का। सार्थक बस के सबसे आगे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है, और बैठता भी कहां, क्योंकि बस पूरी भरी हुई थी और कोई दूसरी जगह खाली भी नहीं थी। सार्थक के बैठते ही उसके सामने फिर से एक स्क्रीन खुल जाती है, जिस पर लिखा होता है, स्टैट्स अपने सामान्य अवस्था में आ चुके हैं। सार्थक को समझ में आता है कि धूप से दूर रहने पर तुरंत ही उसके सारे स्टैट्स सामान्य हो जाएंगे और उसकी थकान भी चली जाएगी। उसे एक नई ताजगी महसूस हो रही थी, जैसे कि उसके कंधों के ऊपर से सैकड़ों किलो का भार हट गया हो। वो अपने मन में सोचता है, चलो ये तो पता चला कि सूर्य की सीधी किरणों से दूर रहने में ही भलाई है। बस में सभी बच्चे उत्साहित दिख रहे थे, सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन एकाएक जैसे ही कैप्टन अरविंद बस में चढ़ता है, तो उन सब के मुंह बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां से हम सीधे चलेंगे मिलिट्री स्कूल। कैप्टन अरविंद घोषणा करके ड्राइवर को चलने का इशारा करता है। बस चलने लगती है। पूरी यात्रा के दौरान बस में शांति बनी रहती है। सब बच्चे कैप्टन अरविंद से डरे हुए लग रहे थे। जैसे ही कोई बच्चा जरा सी भी आवाज निकालता, तो कैप्टन अरविंद उसे घूर के देखता और चुप रहने का इशारा करता। फिर वो बच्चा इतना डर जाता कि दोबारा कुछ नहीं बोल पाता था। 10 मिनट ही हुए होंगे बस को चलते हुए कि सार्थक की आंखों के सामने फिर एक नई स्क्रीन आती है। उसमें एक नया मैसेज आता है, हवा में किसी पदार्थ की पुष्टि हुई है, तुम्हें अब नींद आ रही है, रेजिस्टेंस +1। सार्थक को यह मैसेज कुछ समझ नहीं आया, तो वो बस में पीछे मुड़कर बाकी बच्चों को देखता है। बस के आधे बच्चे सो चुके थे और बचे हुए आधे बच्चे झपकी ले रहे थे। सार्थक बहुत डर जाता है। वो उस पदार्थ से बचने की कोशिश करता है, पर कर नहीं पाता है। उसे अपना शरीर बहुत भारी लगने लगता है और उसकी आंखों में नींद भर जाती है। अनजाने पदार्थ से तुम्हारी रेजिस्टेंस क्षमता बढ़ गई है। रेजिस्टेंस यानी किसी बाहरी या अंदरूनी प्रभाव को सहन करने की क्षमता, रेजिस्टेंस +1। तभी सार्थक को किसी के कदमों की आवाज आती है। उसकी मदहोशी टूटती है और वो सिर उठाकर देखता है तो पता चलता है कि उसके सामने कैप्टन अरविंद चावला मास्क पहने खड़ा है। लगता है तुम लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जिन पर स्लीपिंग गैस का असर नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, तुम जैसों के लिए हमारे पास और भी दूसरे उपाय हैं। कैप्टन एक काले कपड़े का मोटा झोला लेता है और सार्थक के मुंह पर चढ़ा देता है। सार्थक का चेहरा पूरा ढक जाता है। सार्थक के मुंह पर कहीं से पानी के तेज छींटे पड़ते हैं, जिससे वो छटपटा कर उठता है और अपनी आंखें मलता है।
उसका नशा टूटता है। हो रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। सिर्फ यही नहीं, जिस मैदान पर वो खड़े थे उसके नीचे एक बहुत बड़ा और अत्याधुनिक शहर बसा हुआ था जो बाहरी दुनिया से छिपा हुआ था। ये शहर बहुत ही अत्याधुनिक तकनीकों से बना हुआ था। वहां जायंट साइज के रोबोट्स उनसे भी बड़े बड़े ढांचों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे। मशीनें दूसरी मशीनों को बना रही थीं, और हैरत की बात तो ये कि इन मशीनों को कोई चला भी नहीं रहा था। ये खुद ब खुद ही सारा काम कर रही थी, पूरी तरह से ऑटोमेटिक। वहां उड़ने वाले जहाज इधर से उधर उड़ते हुए बहुत ही अद्भुत दिखाई दे रहे थे। उनमें से कुछ तो जमीन के बहुत नजदीक से उड़ रहे थे। सार्थक को तो इस बात का डर लग रहा था कि कहीं इनमें से कोई जहाज किसी गगनचुंबी कांच की इमारत से न टकरा जाए। खामखा शहरी लोगों पर कांच की बरसात हो जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी गाड़ियां अपने तय मार्ग पर ही उड़ रही थीं। एक और अजूबा जो वहां दिखा वो था अलग अलग ऊंचाई पर हवा में तैरती ट्रेन। सब बच्चे इस बात से ज्यादा अचंभित थे कि ट्रेन की पटरी कहां है। इन आधुनिक चीजों में से कुछ तो ऐसी भी थीं जिनके बारे में आम जनता ने कभी सुना भी नहीं था। डामिस प्रजाति के साथ हुए पहले युद्ध के बाद इंसानों ने तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत लंबी छलांग लगाई थी। ऐसा इस वजह से हो पाया क्योंकि युद्ध के खत्म होने के बाद कुछ इंसानों ने डामिस लोगों के हथियार और तकनीक पर कब्जा कर लिया, जिससे उनकी बहुत तरक्की हुई और मिलिट्री को बहुत फायदा पहुंचा। मिलिट्री ने तब यह फैसला लिया कि अधिकांश हथियार और तकनीक वो अपने पास ही रखेंगे। उनका दावा था कि इनमें से कुछ हथियार तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और आम जनता के हाथ में इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जब सार्थक इस नई दुनिया को घूर घूर कर निहार रहा था, उसे एकदम से धक्का लगता है और अपने हाथ पर किसी तरह का भार महसूस होता है। वो अपनी कलाई की तरफ देखता है तो उस पर किसी तरह की एक डिजिटल घड़ी बांध दी गई थी। वो हाथ उठाकर देखता है, लेकिन उसकी स्क्रीन पर सार्थक को कुछ नहीं दिखता। तभी कैप्टन अरविंद की कड़क आवाज आती है। वो अपने अंदाज में समझाते हैं, तुम सबके हाथ पर जो बांधा गया है वो तुम्हारी जीवन रेखा है। इसे संभाल कर रखना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस मिलिट्री बेस में ये घड़ी ही तुम्हारी पहचान है। इसकी मदद से तुम्हें बेस के अलग हिस्से में जाने की अनुमति मिलेगी। खाना और अन्य चीजें खरीदने के लिए भी यही घड़ी तुम्हारी मदद करेगी। इन सब के अलावा सामान्य अवस्था में ये घड़ी तुम्हारा पावर लेवल दिखाएगी। सार्थक को इनमें से कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। सब सिर के ऊपर से उड़ती ट्रेन की तरह निकला जा रहा था। वो परेशान होकर अपने आसपास के बच्चों के चेहरों को देखता है तो उसे थोड़ी राहत मिलती है कि वो अकेला नहीं है। यहाँ और भी बच्चे हैं जिन्हें कैप्टन अरविंद की बात समझ नहीं आ रही है। अब सार्थक और इन सब बच्चों के साथ क्या होने वाला है, आगे की कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।